Hello everyone, I am Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be resuming the 5th poem of your Beehive book, which is titled A Legend on the Northland. It is written by the poetess Phoebe Cary. But before we begin, I would like to request you to do two things. First, आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहे रिगार्डिंग अपकमिंग न्यू वीडियोस एंड न्यू लेक्चर सीरीज और आप कुछ मिस ना करें, राइट? सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहें. दैट विल प्रूव टू बी रियली हैंडी जब आप आगे जाके रिवाइज करेंगे और आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा. ओके, सो before we begin with the last part of this particular lecture, which is the 5th poem from your Beehive book, I would like to say and I would like to discuss कि इससे पहले हम क्या क्या जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. बिकॉज इससे पहले हम दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 16 स्टैंजाज और हम वो सारे स्टैंजाज में से 13 स्टैंजाज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस द पोएम थीम, राइट? एंड आई वुड नाउ समराइज इट फॉर यू. तो हमने समझा था कि ये पोएम जो है एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, ठीक? एज यू कैन टेल फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ, बिकॉज द वर्ड लेजेंड मीन्स एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, राइट? सो दिस इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी फ्रॉम द नॉर्थलैंड. पोएटेस इस चीज़ को जो है, हमारी जो फीबी है, वो फर्स्ट स्टैंजा से ये चीज़ क्लियर करके चलती हैं कि ये जो स्टोरी है ये नॉर्थलैंड की स्टोरी है, राइट? नॉर्थलैंड से क्या मतलब है? नॉर्थलैंड इज बेसिकली द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, राइट? दो कोई भी कंट्री जो है स्पेसिफाई नहीं की गई है. सो दिस स्टोरी कैन बी अ पार्ट ऑफ रशिया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है? जो भी कोई कंट्री है जो नॉर्थर्न रीजन में लाई करती है, नॉर्थ पोल के आसपास लाई करती है, उसमें से किसी भी कंट्री का जो ये पोएम है, ये ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है, ये पार्ट हो सकती है. बिकॉज दिस इज अ बैलेड एंड बैलेड इज अ सॉन्ग जो एक स्टोरी बताता है, एक शॉर्ट स्टोरी बताता है. ओके, तो फीबी ने हमें ये बताया फर्स्ट 13 स्टैंजाज में कि ये नॉर्थलैंड की स्टोरी है, जहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो भालू के बच्चों की तरह लगते हैं. दे लुक लाइक bears cubs because they are wearing funny clothes which are furry. That is, the clothes that they wear are made of fur. बिकॉज बहुत ठंड पड़ती है और उनको मोटा लेयर चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों को. तो इस वजह से वो बेयर के कप्स की तरह लगते हैं, राइट? फीबी ने हमें ये भी डिस्कस किया और ये भी हमारे साथ शेयर किया कि दो वो हरसेल्फ शी डजंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, ठीक है? वो नहीं मानती कि ये जो आगे वो हमें स्टोरी बताने वाली हैं ये सच है, बट वो हमसे तब भी ये स्टोरी शेयर कर रही हैं बिकॉज शी थिंक्स कि ये स्टोरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो कन्वे करती है और इससे हम सब जो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे. ओके, देन शी बिगिंस विद द स्टोरी. वो बताती हैं और हमने ये थीम में भी डिस्कस किया था कि दिस इज बेसिकली एन ओन ट्रेडिशनल टेल अबाउट सेंट पीटर, ठीक है? जो एक डिसाइपल थे, एक फॉलोवर थे जीसस क्राइस्ट के. ये उनके बारे में स्टोरी है कि उनको एक लिटिल ग्रीडी वुमेन ने गुस्सा दिला दिया था एंड शी वाज कर्स्ड. एंड वो जो फिर कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं वही हमने आगे के स्टैंजास में डिस्कस किए थे. तो हमने देखा कि जो सेंट पीटर थे, जैसे कि वो करते थे, वो आसपास घूम रहे थे अपने फॉलोअर्स को प्रीच करते हुए, ठीक है, उनको समझाते हुए, उनसे बात करते हुए, रिलीजियस टीचिंग्स देते हुए वो आसपास घूम रहे थे. और वही काम करते करते वो पहुँचे एक कॉटेज के दरवाजे पे, ठीक? उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लिटिल लेडी थी, एक लिटिल वुमन थी जो केक्स जो हैं वो बेक कर रही थी, वो केक्स बना रही थी और उनके पास ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे केक्स रखे हुए थे. और सेंट पीटर जो है उन्होंने उस दिन पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था. ही वॉज सॉर्ट ऑफ फास्टिंग, ठीक है? और गिवन कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ही वॉज रियली हैंग्री बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द डे, ठीक? एंड ही वॉज सॉर्ट वेरी फीलिंग वीक एंड फेंट, ठीक है? वो बहुत लाइट हेडेड भी फील कर रही थी इसी वजह से. सो ही वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड वेरी फ्रेल. सो जब उन्होंने देखा कि इस कॉटेज में जो महिला है वो तो केक्स बना रही हैं, शी हैज़ लॉट मेनी केक्स, सो ही आस्क्ड हर टू ऑफर हिम वन, ठीक है? उन्होंने उस लेडी से बोला कि आप मुझे एक इसमें से केक दे दीजिए बिकॉज मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है पूरे दिन में.
तो लेडी जो थी उन्होंने उसमें से कोई भी केक ना देके उन्होंने एक नया केक जो है बेक करना स्टार्ट किया सेंट पीटर के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि जो भी उनके पास ऑलरेडी केक बने हुए रखे हैं वो बहुत बड़े हैं, और वो इतने बड़े हैं, उनके हिसाब से वो इतने बड़े हैं कि वो किसी भी को भी फ्री में नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक छोटा सा केक जो है वो बेक ही कर देती हूँ अलग से, जो मैं सेंट पीटर्स को दे दूंगी। और इसी जो एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने 3 न्यू केक्स उन्होंने बेक करे। ठीक है, उन्होंने 3 अलग अलग केक्स बनाए और तीनों को ही उन्होंने अपनी तरफ से जितना छोटा वो बना सकती थी बनाने की कोशिश करी। बट जब भी वो तीनों केक बनकर तैयार हुए तो जो हमारी लिटिल वुमन है, जो लिटिल सेल्फिश वुमन है, जो कि बहुत ही माइजर है, और वो ये हमें पता चल चुका था पहले ही जब हमने देखा कि उन्होंने केक स्टोर में से कोई केक ना देके उन्होंने स्पेशली एक छोटा सा केक बनाने के लिए सोचा। ठीक है, तो वो उन्होंने देखा कि जो तीनों केक बन के तैयार हुए हैं उनमें से कोई भी जो है देने लायक नहीं है, बिकॉज उनके हिसाब से वो तीनों केक, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी छोटा बनाने की, पर उनके हिसाब से अब भी वो काफी बड़े हैं किसी को फ्री में देने के लिए। तो वो सेंट पीटर से कहती हैं कि आई अंडरस्टैंड कि आप भूखे हैं, ठीक है, बट जब भी मैं खुद केक खाती हूँ अपने बनाए हुए वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। मुझे लगता है कि उनका जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है, फुलफिलिंग नहीं है। बट अब मैं आपके लिए छोटे से छोटा भी केक बना रही हूँ तो वो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है आपको देने के लिए, तो इसलिए मैं आपको जो मैंने केक्स बनाए हैं उनमें से नहीं दे सकती। और जो ऑलरेडी बने हुए थे केक्स उसमें तो उन्होंने उससे कुछ दिया ही नहीं था। तो उन्होंने जो नए केक्स बनाए, जो नए 3 केक्स उन्होंने बनाए, वो भी उन्होंने अपने जो स्टोर की शेल्फ में है सजाकर रख दिए। सेंट पीटर को ये देख के बहुत गुस्सा आया, एंड इट्स वेरी नेचुरल राइट, कि वो बहुत भूखे हैं, उन्होंने उनसे एक केक मांगा कि आपके पास इतने सारे केक है, मुझे केक दे दो, बट उन्होंने उसमें से भी नहीं दिया। उनको वेट भी करवाया, उनके लिए और बनाने लगी 3 बार नए केक भी बनाए, और उसके बाद भी उन्होंने उसको किसी केक के देने से मना कर दिया। ठीक, तो सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनको बोला कि आप तो बहुत ही सेल्फिश हो, आप बहुत ग्रीडी हो, बहुत कंजूस हो, बहुत माइजर हो, ठीक है, और मतलब आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं, वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, अपना फूड जो है वो शेयर करते हैं। आप बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं हो, आप बहुत सेल्फिश इंसान हो। ठीक है, आपके पास होम है, आपके पास घर है, आपके पास शेल्टर है, ठीक है, आपके पास खाने के लिए खाना है, और आपके पास आग भी है। यू हैव ऑल्सो हैव फायर जो आपको वार्म रखती है ऐसे विंटर के क्लाइमेट में, ऐसे विंटर के वेदर में। ठीक है, उसके बाद भी जो है आप इन सब चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, किसी के साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आप बस अपने बारे में सोचते हो, और इसी वजह से जो है आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। ठीक, वो फर्दर बोलते हैं उस लेडी से कि आप जो हो एक बर्ड की तरह रहोगे, क्योंकि जिस तरह से बर्ड जो है वो बहुत मेहनत करती हैं, डिग करती हैं पूरे दिन, ठीक, और जिस तरह से वो बहुत मेहनत से थोड़ा थोड़ा उन्हें खाना मिलता है, और बहुत मेहनत करने के बाद ही वो कुछ कर पाती है अपनी लाइफ में, कुछ खाना उन्हें मिल पाता है और अपने लिए एक जो शेल्टर है उसका वो अरेंजमेंट कर पाती हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी आगे की जो लाइफ है वो स्पेंड करोगे। ठीक, तो ऐसा कह के उन्होंने उनको बोला कि आप बोरिंग करोगे, और बोरिंग से उनका क्या मतलब था कि डिगिंग करोगे। बोरिंग इज बेसिकली, हम लोग जो है बोरिंग मशीन्स के थ्रू भी करते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन होती है जिससे आप होल्स बनाते हैं। ठीक है, बर्ड्स जो है बोरिंग क्या करती हैं, बीक से करती हैं, अपनी पॉइंटेड बीक होती है उनकी, और उसको वो डिग करती हैं वुड में। तो सेंट पीटर ने उनको यही बोला कि जैसे बर्ड्स जो होती हैं, स्पेशली दे आर फ्यूवर्स, ठीक, जो पूरे दिन जो है अपनी चोंच से लकड़ी की जो ट्रंक होती है, जो ट्री की ट्रंक जो होती है, जो कि बहुत हार्ड होती है, तो उन्होंने बोला उन हार्ड ड्राई ट्रीज की ट्रंक में, उस हार्ड ड्राई वुड में आप पूरे दिन बोर कर करके, डिग कर करके आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, और तब जाके आपको जो है थोड़ा सा खाना मिलेगा और रहने के लिए जगह मिलेगी। तो ये थी अभी तक कि आपकी पोयम की समरी। ठीक है, फर्स्ट 13 स्टैंजास ऑफ योर पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फीबी कैरी। ठीक, now we'll begin with the 14th stanza and let's see what it says. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो जैसे कि अब हमने समरी डिस्कस करी कि उन्होंने उनको बोला था कि आप जो है एक बर्ड की तरह रहोगे, तो बेसिकली जो आपके सेंट पीटर हैं वो ऑलरेडी कर्स कर चुके हैं ग्रीडी वुमेन को। ठीक है, वो ऑलरेडी उनको कर्ज कर चुके हैं कि आप जो है
एक बर्ड की तरह रहोगी जो पूरे दिन डिग करती रहती है। और 14th स्टैंजा में क्या होता है, जब उन्होंने ऐसे बोला, जब उन्होंने कर्स कर दिया, देन अप शी वेंट, शी मतलब वही द ग्रीडी वुमेन, ठीक है। अभी तक वो वुमेन की फॉर्म में है, दो सेंट पीटर जो है उन्हें 13th स्टैंजा में ही, लास्ट स्टैंजा में ही कर्स कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, आप बर्ड्स की तरह अपनी लाइफ आगे की स्पेंड करोगे। शी इज द ग्रीडी वुमेन वेंट थ्रू द चिमनी, ठीक है। तो अप शी वेंट, वो फिर गई चिमनी के थ्रू। चिमनी क्या होती है, हमने ये पढ़ा था जो पहले स्टैंजाज है उसमें, कि जो हमारी लेडी है वो केक बेक करने के लिए हर्थ का यूज कर रही थी। हर्थ इज बेसिकली अ फायर प्लेस, ठीक है, जहाँ पे कोल से या लकड़ियों से आग जलाई जाती है और उसको खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, उस फायर प्लेस का जो धुआं होता है वो जिस टनल से, जिस वर्टिकल टनल से निकलता है उसको चिमनी बोलते हैं। तो वो चिमनी क्या होती है, वो जो फायर प्लेस होता है, ठीक है, फायर प्लेस के जैसे यहाँ पे फायर प्लेस है, ये घर के अंदर एक फायर प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ फायर प्लेस में आप कुकिंग वगैरह करते हो, ये फ्लोर पे होता है, ठीक। तो यहाँ से जो है एक टनल होता है और वो घर की, ये जो घर की रूफ है, ठीक, वो घर की रूफ से निकलता है, ठीक, वो घर की रूफ से निकलता है जो आपका चिमनी है, और इससे जो है धुआं निकलता है जो आपके फायर प्लेस से आता है। सो दिस इज बेसिकली लाइक एन एग्जॉस्ट फैन आपके फायर प्लेस के लिए। तो क्या बोलते हैं, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। तो जो हमारी वुमेन है, ठीक, जो हमारी वुमेन है ग्रीडी वुमेन, वो चिमनी जो थी, जो चिमनी की ओपनिंग थी, इससे उन्होंने एंटर करा। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उन्होंने कुछ वो बोल ही नहीं पाई, उनको कुछ मौका ही नहीं मिला बोलने का। हमने पढ़ा था कि जो पहले वाले स्टैंजाज है उसमें सेंट पीटर ही जो है वो बात कर रहे थे, वो ही लेडी को बोल रहे थे कि आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो और आप बर्ड की तरह रहोगे। और उसके बाद जो है उस ग्रीडी लेडी को उसका कुछ रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं मिला। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिकॉज शी कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, बिकॉज वो जो है चिमनी से अंदर, चिमनी से बाहर चली गई, ठीक है, चिमनी के वो ऊपर चली गई एज अ वुमेन, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर। और जब वो चिमनी से अंदर जाके, जैसे आपकी चिमनी हो गई, ठीक है, तो जब घर के नीचे यहाँ जो चिमनी थी, यहाँ से वो अंदर गई एज अ वुमेन, एज अ लेडी, ठीक है। पर जब वो बाहर निकली चिमनी से, वो एक वुड पेकर बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी, वो एक वुड पेकर। और वो वुड पेकर क्यों बनी, क्योंकि सेंट पीटर ने कहा था कि आप एक बर्ड की तरह रहोगे, और उस बर्ड की तरह रहोगे जो पूरे दिन जो है डिगिंग करती रहती है, बोरिंग करती रहती है। और ऐसे काम कौन करता है, ठीक है, ऐसे कौन सी बर्ड जो है फंक्शन करती है, वुड पेकर, राइट। वुड पेकर, आप नाम से ही समझ जाओगे कि वो वुड को पैक करता रहता है पूरे टाइम, और इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो वो लेडी जो है सेंट पीटर के कर्ज की वजह से जब चिमनी से अंदर गई, वो बाहर निकली एक वुड पैकर की तरह, ठीक है, एक वो वुड पैकर की फॉर्म में चेंज हो चुकी थी। वो वुड पैकर जो है अब बन चुकी थी। फर्स्ट शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी। और सेंट पीटर का जो कर्ज है वो अब इफेक्टिव हो चुका था, ठीक है, और उसी की वजह से, उस कर्ज की वजह से वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी। और कौन सी बर्ड में, वुड पैकर में, ठीक, क्योंकि वुड पैकर जो होता है वही जो अपनी लाइफ है बोरिंग करके, डिगिंग करके, वुड्स को पैक करके वो स्पेंड करता है, राइट। सो दिस वाज द 14th स्टैंजा। अब हम इसकी राइम स्कीम देखेंगे। तो फर्स्ट लेट्स मार्क ऑल दी, सो फर्स्ट लेट्स मार्क ऑल दी एंड वर्ड्स ऑफ दी 4 लाइन्स। चिमनी, वर्ड, वुड पैकर एंड बर्ड। तो चिमनी इज assigned the rhyme scheme A, word does not rhyme with chimney, so B, woodpecker जो है ना चिमनी से राइम करता है ना वर्ड से, तो इसको हम असाइन करेंगे राइम स्कीम C। देन द फोर्थ लाइन एंड वर्ड इज बर्ड, और बर्ड राइम्स विद वर्ड, तो इसकी भी राइम स्कीम हो जाएगी B। तो आपकी जो फाइनल राइम स्कीम हो गई स्टैंजा की, दैट इज ABCB। एंड I hope you have already seen the previous videos of this particular lecture। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बाकी के स्टैंजाज हैं, जो प्रीवियस स्टैंजाज हैं, उनकी भी राइम स्कीम इज ABCB, और पोएटेस फीबी ने यही राइम स्कीम जो है अक्रॉस द पोएम फॉलो करी है। ओके, सो दिस वाज द 14th स्टैंजा। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो व्हाट डज द 15th स्टैंजा से? She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame.
हमने लास्ट स्टैंजा में देखा कि चिमनी से अप वेंट द वुमन एंड आउट केम द वुडपेकर। तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है वुमन का बर्ड में, एंड द बर्ड इज वुडपेकर, जैसे कि कर्स किया था सेंट पीटर ने। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। शी हैड मतलब जब जो आपकी लिटिल वुमन है, बिफोर शी वेंट अप द चिमनी, चिमनी में जाने से पहले उनके सर पे जो है एक स्कारलेट कैप थी। स्कारलेट इज बेसिकली अ कलर विच इज ब्रिलियंट रेड। ओके, एक ब्राइट ब्रिलियंट रेड जो है कलर होता है स्कारलेट, ठीक। तो उस कलर की जो कैप थी उनके सर पे, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। वो जो है सेम थी जब वो बाहर निकली। क्यों वो ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे तो नहीं है कि उस बर्ड के जो है उसके सिर पे एक प्रॉपर कैप रखा हुआ था, ऐसे नहीं था। एक्चुअली अगर आपने वुडपेकर देखा होगा तो जो वुडपेकर होता है, ठीक, जैसे ये वुडपेकर का हेड हो गया, ओके, तो जो उसका जो अपर पोर्शन होता है, इतना जो पोर्शन होता है उसका, ठीक है, दिस इज रेड इन कलर, ठीक है, एंड नॉट रेड एग्जैक्टली, स्कारलेट रेड, वही कलर जो यहाँ पे पोएटिस फीबी ने यूज किया है डिस्क्राइब करने के लिए कि उनके सर पे जो है, जब वो ऊपर गई तो उनके सर पे स्कारलेट कलर की कैप थी, और जब वो बाहर निकली तब सिर्फ वही जो चीज़ थी उनके सर पे बची थी। क्यों? क्योंकि जो वुडपेकर होता है उसके सर पे अगर आपने देखा होगा तो वही एक रेड कलर का कैप स्टाइल का, जिसको आप कैप बोल सकते हैं उस बर्ड की, वही स्कारलेट रेड कलर की जो है उसके ऊपर एक कैप स्टाइल होती है, ठीक। बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोज वर वर्ड, बट वो बोलती हैं कि जो कहानी सुनाते हैं नॉर्थलैंड के लोग अपने बच्चों को, वो उसमें कहते हैं कि जो वो वुडपेकर के सर पे जो रेड पर्टिकुलर एक पैच होता है, वो एक्चुअली में उस वुमेन की कैप है, जो कि स्कारलेट कैप जो उन्होंने पहनी हुई थी पहले, ठीक है, और बस वही जो है उनके सर पे बची। बाकी के जो उनके सारे कपड़े थे, जब वो चिमनी से ऊपर गई तो वो राख हो चुके थे, एंड दे वर ऑल बर्न, वो सब जल चुके थे, एंड दे वर ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, वो फ्लेम में, आग में, ठीक है, जैसे कि कोल जो है ब्लैक हो जाता है जलने के बाद, ऐसे ही वो ब्लैक हो चुके थे जलने के बाद उस आग में। ओके, सो दिस वाज योर 15 स्टैंजा, जिसमें हमने समझा कि जब वो बाहर निकली तो उनकी अपीयरेंस कैसी थी, कि उनके ऊपर जो है, सर के ऊपर, बर्ड के ऊपर भी एक रेड कलर की, स्कारलेट कलर की जो है कैप टाइप जो पैच था, जैसे कि रेड कलर की, स्कारलेट कलर की जो कैप है वुमन ने पहनी हुई थी बिफोर शी वेंट अप द चिमनी, ठीक है। पर उनके जो बाकी सारे जो क्लोथ्स हैं वो जल चुके थे, और वो उस फ्लेम में जो है जलने के बाद ऐसे काले हो गए थे जैसे कि कोल हो जाता है, इतने ज़्यादा वो ब्लैक हो गए थे। ओके, इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो भी ABCB है, बिकॉज सेम एंड फ्लेम ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम विद ईच अदर, तो उनकी B है, एंड बाकी के जो दो हैं वो किसी हेड एंड बर्न्ड, वो किसी के साथ राइम नहीं करते हैं, तो उनकी जो राइम स्कीम है वो डिफरेंट है इन दोनों से। सो इट्स A, B, C एंड B। ओके, एंड द नेक्स्ट जो उसमें पोएटिक डिवाइस यूज किया है फीबी ने इस वाले स्टैंजा में, दैट इज सिमिली, एंड आई एम श्योर वी ऑल आर अवेयर विद द टर्म सिमिली। सिमिली इज बेसिकली द पोएटिक डिवाइस जिसमें हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो करते हैं, राइट, कि जिसमें जो पोएट है वो किसी भी दो चीज़ों का, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं होती है, उनका डायरेक्ट कंपैरिजन करता है, एंड स्पेशली यूजिंग द वर्ड्स एज या फिर लाइक। तो एज और लाइक वर्ड्स को यूज करके जो कंपैरिजन होता है उसको सिमिली कहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फोर्थ लाइन है, फोर्थ में बोला है ब्लैक एज अ कोल, तो यहाँ पे जो है सिमिली यूज किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो क्लोथ जो है बर्न होने के बाद जो क्लोथ का कलर है, ठीक है, जलने के बाद जो क्लोथ का कलर है वो कोल के कलर से कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड एज, एंड दैट्स व्हाई इट इज द पोएटिक डिवाइस ऑफ सिमिली व्हिच हैज बीन एम्प्लॉयड हियर बाय फीबी। So the color of the burned clothes is compared to color of the coal in line 4th. ठीक है? The next poetic device which has been used in the stanza is enjambment. Enjambment जो है वो हम आपने देखी होंगी, I'm sure previous videos उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि enjambment is the situation जहाँ पे जो एक लाइन है उसके एंड में कोई सेंटेंस खत्म नहीं होता है, बल्कि जो सेंटेंस उस लाइन में स्टार्ट हुआ होता है वो कंटिन्यू कर जाता है नेक्स्ट लाइन में, और क्योंकि वो फर्स्ट लाइन से कंटिन्यू कर जाता है इसलिए उस लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है दैट कैन इंडिकेट एंड स्टॉप, ठीक है, ना कोई फुल स्टॉप होता है, ना कॉमा होता है, सेमी कोलन, कोलन, नथिंग।
ओके, सो यहाँ पे जो वो enjambment है, it has been used in the third and fourth line. Why? Because जो थर्ड लाइन में आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है कि उस ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल, तो वो जल गए थे ब्लैक एज अ कोल. यहाँ पे जो है वो लाइन स्विच कर जाते हैं, बट सेंटेंस जो है वो फोर्थ लाइन में जाके खत्म होता है. एंड दैट इज द रीजन कि क्योंकि थर्ड लाइन का सेंटेंस फोर्थ में कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए थर्ड लाइन के एंड में देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क विच हैज बीन यूज्ड बाय फीबी, एंड हेंस the poetic device of enjambment has been used in the third and fourth line of the 15th stanza of your poem A Legend of the Northland. Okay, so this was the 15th stanza. We'll move on to the 16th, which also happens to be the last stanza of this poem. Okay, so let's read what does the 16th stanza say. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो अब जो हमारी ग्रीडी वुमन है वो ऑलरेडी बर्ड में चेंज हो चुकी है लास्ट टेंसा में, एंड शी इज नाउ अ वुडपेकर हु हैज अ स्कारलेट कैप टाइप पैच ऑन द हेड. और उसके आगे एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री से यहाँ पे पोएटेस फीबी का मतलब है कंट्री साइड. शी इज बेसिकली रिफरिंग टू द कंट्री साइड. कंट्री साइड का क्या मतलब होता है? रूरल एरियाज. ठीक है, गांव के जो रीजन होते हैं, ठीक, गांव का जो एरिया होता है उसे कंट्री साइड कहते हैं. ठीक, तो कंट्री साइड इज बेसिकली रूरल एरियाज. तो एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री स्कूल बॉय मतलब जो गांव को जो बिलोंग करते हैं, जो रूरल एरियाज को बिलोंग करते हैं, ऐसे स्कूल के बच्चों ने भी हैज सीन हर इन द वुड, उनको देखा है. किनको देखा है? हर बेसिकली refers to the woman जो कि अब बर्ड बन चुकी हैं, that to woodpecker. तो वो बोल रहे हैं कि जो woodpecker बर्ड है, ठीक है, woodpecker वाली जो बर्ड है जो कि पहले वुमेन हुआ करती थी एज पर दी स्टोरीज, तो उसको भी जो कंट्री के स्कूल बॉय हैं, जो रूरल एरियाज के स्कूल बॉय हैं, जो कंट्री साइड के स्कूल बॉयज हैं, वहाँ के स्कूल के बच्चों ने देखा है वुड में. वुड मतलब फॉरेस्ट. तो जंगलों में ऐसे चिड़िया को, वुडपेकर को जो है स्कूल के बच्चों ने देखा है जो गांव में रहते हैं. Where she lives in the trees till this very day. और वो बोलते हैं कि वो जो फॉरेस्ट है वहीं पे she lives in the trees till this very day, कि वो इस डे तक, आज के डेट तक जो है वो वुडपेकर की फॉर्म में लेडी वहां पे रहती है. ठीक, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और वो शी कीप्स बोरिंग, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बोरिंग मीन्स डिगिंग अ होल. ठीक है, डिगिंग होल. और यहाँ पे बिकॉज वो बर्ड है तो वो बाय बीक, ठीक है, यूजिंग बीक, बर्ड्स जो है वो ऐसे ही डिगिंग करती है. ठीक, ऐसे ही बोरिंग करती है. कैसे? डिगिंग होल बाय बीक, दे यूज देयर बीक डिग करने के लिए. तो उन्होंने देखा है जो वहाँ पे नॉर्थलैंड के जो गांव के बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उन स्कूल के बच्चों ने अभी तक भी, आज तक भी उसे देखते हैं वो कि वो उन ट्रीज में रहती है. उन्होंने फॉरेस्ट में उसे देखा है कि वो वहाँ पे फॉरेस्ट में अभी भी रहती है, और वो ट्रीज में बोरिंग कर करके अपना जो है खाना इकट्ठा करती है आज के दिन तक. ठीक है, एंड शी ऑब्टेन्स हर फूड, द वेरी लिटिल फूड दैट शी कैन गेट बाय बोरिंग, बाय डिगिंग द होल डे. ठीक है, एंड दैट्स हाउ शी स्पेंड्स हर लाइफ. और जब बच्चे जो है वहाँ के उसे देखते हैं, तब जब भी बच्चे उसको देखते हैं वुडपेकर को वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स, उनके एल्डर्स उनको यही स्टोरी बताते हैं, यही ट्रेडिशनल स्टोरी बताते हैं कि ये जो वुडपेकर है ये बेसिकली एक वुमन हुआ करती थी. ठीक है, शी यूज्ड टू बी अ लिटिल वुमन हु वाज वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश. एंड वो इतनी ग्रीडी थी कि उन्होंने सेंट पीटर को, जो बहुत ही नोबल और गुड मैन थे, उनको भी गुस्सा दिला दिया था. एंड शी एंडेड अप बीइंग कर्स्ड बाय हिम. सेंट पीटर ने उसको कर्स कर दिया था कि वो अब से, उस दिन से, जब से उन्होंने सेंट पीटर गुस्सा किया था, उस दिन से वो बर्ड के रूप में अपनी लाइफ जो है स्पेंड करेगी. और कैसे स्पेंड करेगी? खाने के लिए बहुत मेहनत करके, बोर करके, पूरे दिन जो है हार्ड ड्राई वुड में डिगिंग करके वो अपने खाने के लिए मेहनत करेगी, और यही उसकी पनिशमेंट होगी उसके सेल्फिश होने के लिए. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. राइट, नाउ हम इसकी अगर राइम स्कीम देखें, सो इट हैज़ बीन द सेम विच हैज़ बीन यूज्ड अक्रॉस द पोएम, विच इज ए बी सी बी, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो एंड वर्ड्स हैं, स्कूल बॉय एंड डे,
वो राइम नहीं करते हैं, और वुड एंड फूड जो आपका सेकेंड और फोर्थ लाइन के एंड वर्ड्स हैं वो राइम करते हैं। ठीक, द सेकेंड पोएटिक डिवाइस विच हैज़ बीन यूज्ड हियर इज रेपिटेशन। और रेपिटेशन कब पोएट हमारे यूज़ करते हैं, जब उनको कुछ चीज़ जो है एम्फोसाइज करनी होती है, कुछ चीज़ हाईलाइट करनी होती है, या कुछ चीज़ के बारे में बताना होता है कि ये किस एक्सटेंट तक हो रही है और कितनी ज़्यादा जो है ये चीज़ जो है इम्पैक्ट कर रही है और हो रही है। सो रेपिटेशन इज बेसिकली रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस टू एम्फोसाइज ऑन इट। और यहाँ पे रेपिटेशन आपकी फोर्थ लाइन में यूज हुआ है, वेयर द वर्ड बोरिंग हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, और वो ये दिखाता है कि जो लिटिल वुमेन है जो कि वुड पैकर बन चुकी हैं, वो वुड पैकर की फॉर्म में, उस बर्ड की फॉर्म में वो कितनी मेहनत कर रही हैं और उन्हें कितनी डिगिंग करनी पड़ रही है। बोरिंग एंड बोरिंग, कितनी ज़्यादा उन्हें डिगिंग करनी पड़ रही है, कितने उन्हें एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं टू गेट हर स्कैंटी फूड, to get her little food, to get the bare minimum food that she can get। उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, और वो उसको पूरे दिन करती रहती हैं। ठीक, तो इस चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए कि वो किस सिचुएशन से अब उन्हें जो है डील करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सेल्फिश थी अपनी ह्यूमन फॉर्म में, इस चीज़ को एम्फोसाइज करने के लिए पोएटेस फीबी ने रिपीट किया है आपके वर्ड बोरिंग को लाइन फोर्थ में। ओके, the last poetic device which has been used in this particular stanza, the last stanza is enjambment, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक सेंटेंस जो है एक लाइन में ना खत्म होके पोएम की दूसरी लाइन तक भी चला जाता है, उस और फर्स्ट लाइन में जो है फिर कोई एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं होता क्योंकि वहाँ पे खत्म नहीं हुआ होता है सेंटेंस, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एंजैम्पमेंट कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट लाइन में सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, वो कंटिन्यू हो जाता है दूसरी लाइन में हैज सीन हर इन द वुड। ठीक है, कि स्कूल बॉय हैज सीन हर, तो ये सेंटेंस जो है बेसिकली सेकंड लाइन तक चला जाता है, वो फर्स्ट लाइन के एंड में खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इसके एंड में जो है कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, देयर इज नो फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, नथिंग, राइट। और क्योंकि ऐसा सिचुएशन यहाँ पे अराइज होती है कि सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है दूसरी लाइन में, सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज बेसिकली द एंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ योर लास्ट स्टैंजा। फाइन, सो लाइन 1 and 2 आर बेसिकली द एंजैम्पमेंट। सो विद दिस we are done with the stanza's explanation of our poem A Legend of the Northland, which is written by the American poetess Phoebe Cary. I hope आपको ये समझ आई होगी stanzas की explanation। और I'll step aside, अगर आपको लास्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन में से कोई भी वर्ड मीनिंग्स आपको नोट करने हैं, आप नोट कर लीजिए। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पॉज करके आप अपनी एक्सप्लेनेशंस में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, खुद से कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। Okay, so the first question which can be asked from this poem is a very logical one. Which country or countries do you think the Northland refers to? So the Northland term जो है वो आपके टाइटल में भी आती है, so एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है ये कि Northland से आप क्या समझते हो कि किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है। So the answer, the Northland refers to the region near the north pole of the earth, which is extremely cold and has short days with लॉन्ग नाइट्स, राइट। तो ये रीजन है नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ जिसके शॉर्ट डेज होते हैं और लॉन्ग नाइट्स होती हैं। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ एनी नियर बाय कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, रशिया एट्सेट्रा। ठीक, तो इन कंट्रीज में से स्पेशली अगर कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट है, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है, या फिर ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, तो इनमें से किसी भी कंट्री का वो एक पार्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Saint Peter ask the old lady for? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से किस चीज के लिए पूछा, क्या मांगा? What was the lady's reaction? और उस लेडी का फिर रिएक्शन क्या था? तो फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का उसका आंसर होगा सेंट पीटर asked the old lady for one of her baked cakes as she was hungry and feeling weak। ठीक है, तो सेंट पीटर जो थे उन्होंने बोला ओल्ड लेडी से टू गिव वन ऑफ हर बेक्ड केक्स एज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो हंग्री थे और वीक फील कर रहे थे, यू नो, फेंट, ही वॉज फीलिंग फेंट। रिएक्शन क्या था लेडी का, ये सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा? द लेडी डिडंट गिव हिम एनी ऑफ द केक्स दैट शी ऑलरेडी हैड बट ट्राइड बेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर हिम। तो उसने इस रिक्वेस्ट को कैसे रिएक्ट किया लेडी ने
कि उसने उनको कोई भी वो केक नहीं दिया जो उसके पास ऑलरेडी थे, बट शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर हिम। बट उसने एक नया केक बनाना शुरू कर दिया, एक बहुत ही छोटा केक उनको देने के लिए, और इसी प्रोसेस में उसने 3 केक्स भी बनाए थे, राइट। सो दीज वर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। आई विल स्टेप असाइड एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वंस। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड ही पनिश हर? सेंट पीटर ने कैसे पनिश किया उस लेडी को? सेंट पीटर पनिश्ड द लेडी बाय कर्सिंग हर फॉर हर सेल्फिशनेस। उन्होंने उनको कर्स किया उनकी सेल्फिशनेस के लिए। ही चेंज्ड हर टू अ वुडपेकर हु हैड टू बोर इनटू ड्राई वुड ऑल डे टू ऑब्टेन फूड। उन्होंने उनको वुड पैकर में चेंज कर दिया जिसको फूड ऑब्टेन करने के लिए पूरे दिन ड्राई वुड में बोर करना होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वुड पैकर को खाना कैसे मिलता है। द वुड पैकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग इनटू ड्राई हार्ड वुड ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज की ड्राई हार्ड वुड में बोर करके डिग करके वुडपेकर अपना खाना पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? क्या आपको लगता है कि जो ओल्ड लेडी थी वो इतनी ही अनग्रेटफुल और इतनी ही कंजूस और इतनी ही सेल्फिश होती अगर उनको पता होता कि वो सेंट पीटर है जो उनसे केक मांग रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वुड शी हैव डन देन? अगर उन्हें पता होता कि वो सेंट पीटर हैं तो वो उस टाइम पे क्या करती? आंसर, नो, द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन अनजेनरस इफ शी हैड नोन अबाउट सेंट पीटर। अगर उन्हें पता होता कि वो जो आदमी उनसे केक मांग रहा है वो सेंट पीटर है तो वो अनजेनरस नहीं होती। इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय अगर उन्हें पता होता तो शी वुड हैव सर्व्ड हिम रियली वेल। वो उनको अच्छे से सर्व करती एंड ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट। वो उनको रिस्पेक्ट करती और अच्छे से सर्व करती टू गेट हर सेल्फिश डिजायर्स फुलफिल्ड। क्योंकि वो सेल्फिश लेडी थी, ठीक है, वो बहुत ही ग्रीडी थी, तो अगर उसे पता होता कि वो जो उनसे केक के लिए पूछ रहा है वो सेंट पीटर है और उनको तो वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती, उनको अच्छे से खिलाती, क्योंकि उनको ये उम्मीद रहती कि इनकी जो है हेल्प करके इनको खाना देके मेरी सेल्फिश डिजायर्स फुलफिल हो सकती हैं, राइट। सो दीज वर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? सो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, ठीक है, ये ट्रू स्टोरी नहीं है। विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपके हिसाब से कौन सा जो पार्ट है इस पोएम का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो द पार्ट ऑफ द पोएम वेयर द सेल्फिश लेडी इज चेंज्ड इनटू अ वुडपेकर is the most important because it teaches all of us the value of generosity, charity and selflessness. तो वो वाला पार्ट जिसमें जो सेल्फिश लेडी है वो चेंज हो जाती है एक वुड पैकर में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस स्टोरी का, इस पोएम का, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमें पनिशमेंट मिलती है अगर हम अच्छे से नहीं रहते हैं, अगर हम सेल्फिश होते हैं, अगर हम ग्रीडी होते हैं और हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और वो वाला पार्ट हमें वैल्यू समझाता है काइंडनेस की, जनरॉसिटी की, चैरिटी की और सेल्फलेसनेस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लेजेंड? व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? लेजेंड क्या होता है? लेजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी विच इज पॉपुलर अमंग पीपल एंड बिलीव्ड बाय मेनी। ठीक है, जो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी होती है जो पॉपुलर होती है लोगों के बीच में और काफ़ी लोग उस पर भरोसा भी करते हैं, बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, बट उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, फीबी द पोएटेस हरसेल्फ सेज दैट शी डज नॉट बिलीव इन द स्टोरी। और जो स्टैंजाज हैं, एक स्टैंजा में बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी फीबी जो है पोएटेस वो भी कहती हैं कि वो खुद भी स्टोरी में बिलीव नहीं करती कि ये स्टोरी जो है सच है। Why is this poem called a legend? पर इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? This poem is a legend because it contains a moral lesson. ठीक है, ये एक मॉरल लेसन कंटेन करती है, एक टीचिंग जो है, एक मैसेज जो है वो कंटेन करती है फॉर द चिल्ड्रन विच टीचेस देम द वैल्यू ऑफ जनरॉसिटी। ठीक है, तो क्यों कहा गया है इस पोएम को लेजेंड?
बिकॉज लेजेंड जो होते हैं वो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम से चली आ रही होती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या फिर पर्टिकुलर एरिया में। वो बहुत पॉपुलर भी होती है, और वो क्यों पॉपुलर होती हैं और क्यों जो है उनको इतना कहा जाता है, क्यों उनको इतना नरेट किया जाता है, ठीक है, नरेट किया जाता है उन स्टोरीज को बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन स्टोरी से कुछ मॉरल लेसन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। तो बच्चों को वो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए जो एल्डर्स होते हैं और जो उनके बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो उन स्टोरीज को यूज़ करते हैं जिससे कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को समझ सकें, उसकी अहमियत को जान सके, उसकी इम्पोर्टेंस को जान सके, उसकी वैल्यू को समझ सकें, राइट। तो इसी तरीके से इस पोयम से भी हमें सीखने को मिलता है, इस पोयम की स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है जनरोसिटी रखना अपने अंदर और चैरिटी रखना, ठीक है, सेल्फलेस होना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जेनरस होगे, आप काइंड होगे, ठीक है, आप नोबल होगे, ठीक, आप सेल्फलेस होगे, तो आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओगे और उस केयरिंग से, उस शेयरिंग नेचर से जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सेल्फिश होगे और आप ग्रीडी होगे या माइजर होगे इस लेडी की तरह, इस ओल्ड लिटिल लेडी की तरह, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी किसी ना किसी तरीके से और आप सफ़र करोगे, राइट। तो क्योंकि ये वाली जो पोयम है ये भी हमें हमें और स्पेशली बच्चों को, जब ये बच्चों को नरेट की जाती है पोयम, तो ये बच्चों को एक मॉरल लेसन सिखाती है। वो उनको बताती है द वैल्यू ऑफ जनरोसिटी, ठीक है, जनरोसिटी की वैल्यू बताती है, काइंडनेस की वैल्यू बताती है, शेयरिंग की वैल्यू समझाती है, राइट। तो ये सारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में जो है ये पोयम बताती है बच्चों को, ठीक है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है कि अगर आप ये सब क्वालिटीज़ अपने अंदर नहीं जो है इम्बाइब करोगे और नहीं इनकलकेट करोगे तो आप पनिश हो सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं बिहेव करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और आप सफ़र करोगे, ठीक। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो पोयम है ये कुछ सीख देती है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन हमें सिखाती है, इसलिए जो ये वाला पोयम है ये एक लेजेंड है। फाइन। सो if you want to copy anything from this board, kindly do that, because then we'll move on to the last question of this poem. Okay, so I'll step aside. You can pause the video and copy, or you can note down from the board. Now let's discuss the last and one of the most important questions from this poem. The question is, write the story of Legend of the Northland in about 10 sentences. आपसे पूछा जा सकता है कि आप समराइज करें और स्टोरी लिखें जो इस पोयम में डिस्कस की गई है। So यहाँ पे एक समराइज्ड व्यू है, ठीक है, we'll discuss the answer that can be as possible for this particular question. So the story is about Saint Peter getting angry at a little old selfish lady. सेंट पीटर के बारे में है जो कि गुस्सा हो जाते हैं at a little old selfish lady and him cursing her because of her greediness. ठीक है, वो और उसको कर्स करते हैं, ठीक है, उसकी ग्रीडीनेस की वजह से। सो अब यहाँ से जो है आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने पॉइंटर्स लिखे हैं एंड यू कैन बिल्ड अप अ स्टोरी यूजिंग दोज। सो व्हाइल प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड वंस ही स्टॉप्ड बाय अ कॉटेज, ठीक है, जब वो प्रीच कर रहे थे वर्ल्ड में, ठीक है, घूम घूम कर प्रीचिंग कर रहे थे, रिलीजियस टीचिंग दे रहे थे, तो वंस he stopped by a cottage where a little woman was baking cakes, right? Saint Peter, he was hungry because he had been fasting the whole day, so he was feeling weak and faint, right? So he asked the lady for one cake. उन्होंने बोला कि आप मुझे अपने इतने सारे केक में से एक केक दे दो. So he asked the lady who was baking cakes at the hearth to provide him with one cake as he was fasting that day. He had not eaten anything the entire day and he was feeling weak. She didn't give any from her store. उसने एक भी उसको अपने स्टोर में से नहीं दिया. She didn't give any cake to the Saint Peter which was already baked with her, which was already present in her store. Instead, she started baking a small one on the hearth. Instead, उसने सोचा मैं एक छोटा सा दूंगी इनको और उसके लिए उसने एक फ्रेश केक बनाना स्टार्ट कर दिया. She baked 3 different cakes, but all seemed too large to be given to someone for free.
ठीक है, उसने 3 केक बनाए, 3 अलग अलग केक बनाए, बट उसको सब जो है बहुत ज्यादा लगे किसी और को देने के लिए. So she told Saint Peter that she cannot give, as all cakes were small when she herself ate, but too big to give away. तो उन्होंने सेंट पीटर से बोला कि उनको नहीं दे सकती. She cannot give him any of the cakes because they were small when she herself ate them, but too big to give away. ठीक है, देने के लिए वो बहुत बड़े थे. Though when she herself ate them, she found them to be really small. Saint Peter got angry by the greediness of this miser lady and told her that she did not deserve. He told her that she did not deserve to be in human. ठीक है, उनको बोला कि you do not deserve to be in human form, you do not deserve to be a human because you're too selfish, too greedy, and you're so miser that you have all the resources, all the facilities of home, food, shelter, fire, and yet you cannot part away, you cannot separate yourself from a small cake that you can give to a needy person. So he cursed her and changed her to a woodpecker. Right? So he cursed her and changed her to a woodpecker who bores into dry hard wood for food. तो उन्होंने उसको कर्स कर दिया गुस्सा होके और उसको वुडपेकर में कन्वर्ट कर दिया. उस वुडपेकर में जो पूरे दिन जो है ड्राई हार्ड वुड में, ट्रीज की ड्राई हार्ड वुड में बोर करके, डिग करके अपना फूड गैदर करता है, फूड अपना ऑब्टेन करता है. That woodpecker can still be seen by school kids of the countryside, right? That woodpecker can still be seen by the school kids of the countryside, of the rural areas, in the forest, where that woodpecker still lives on the trees, and what he does all day is he keeps boring and boring into the trees to obtain his food, right? So that woman who turned into the woodpecker is still living her punishment. ठीक है, she is still boring into the trees to obtain her food because she was greedy, she was selfish, and she was punished for it. She was cursed by Saint Peter and she was changed into a bird, and thus she has to put in many efforts to survive and to feed herself. Right? So this was the summary of the story that has been mentioned in the poem A Legend of the Northland and is written by Phoebe. With this last question, though I'll step aside for a moment, with this last question, we finish your poem A Legend of the Northland, the 5th poem from your Beehive book. I hope you were able to understand it, understand the entire stanzas and the explanations that we have discussed, and also the questions that we have discussed at the end. If that is indeed true, please like our video and share it with your friends. Also, do not forget to like, share and subscribe to our channel so that you do not miss out on any of the lecture videos that keep coming. Okay, so till we meet next, thank you so much guys and take care of yourself.